नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की हार मायावती की पार्टी बीएसपी को मिली, उसके बाद अब होने वाले उपचुनावों को लेकर पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब वो कोई ऐसी गलती करना नहीं चाहती है जिसके चलते उसको फिर से हार का सामना करना पड़े और लोकसभा में जो खराब प्रदर्शन हुआ उसको दोहराने की नौबत आई। तो इस बार यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए अब एक नई रणनीति बनाई गई है, नया फार्मूला इजाद किया गया है। और वो फार्मूला ये है कि सिर्फ टिकट देने का आधार या कहें प्रत्याशी घोषित करने का आधार सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और वो आधार होगा जिताऊ और टिकाऊ। जी हाँ, जो कैंडिडेट जिताऊ या टिकाऊ होगा उसी को टिकट मिलेगा। इस बार पिछली बार की तरह जो कोऑर्डिनेटर्स ने नाम आगे कर दिए थे या कहीं जिला अध्यक्षों ने जो नाम आगे कर दिए थे उसके आधार पर टिकट मिल गया था, इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इस बार ये बात और ये संदेश दे दिया गया है कि टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ होगा और टिकाऊ होगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा आधार है ही नहीं। और इसके लिए जातिगत समीकरणों को भी दरकिनार किया जा सकता है। सिर्फ शर्त एक कि जिताऊ और टिकाऊ। जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट ढूंढने के लिए पार्टी ने पैनल भी तैयार कर लिए हैं जो उस सीट से मजबूत कैंडिडेट्स को तलाशेंगे। और इस बार अगर ख़राब परफॉर्मेंस वाले कैंडिडेट को टिकट मिला तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स पर होगी जो टिकट के लिए रिकमेंडेशन करेंगे, नाम आगे बढ़ाएंगे। उन पदाधिकारियों को या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो इस बार सबको एक ही बात कही गई है कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट लाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी के कैंडिडेट थे उसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। बमुश्किल 10 या 15 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1 लाख से ज़्यादा वोट ला पाए। और जबकि चुनाव बीएसपी ने पूरी देश में 403 सीटों पर लड़ा था, तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीएसपी का जो प्रदर्शन था वो बेहद ही ख़राब था, ग्राफ बहुत नीचे चला गया था। तो इस बार सख्त रूप से और सीधे और खुले शब्दों में बोल दिया गया है कि कैंडिडेट वही चाहिए जो जिताऊ हो, जिसके जीतने की प्रबल संभावना हो, जो विपक्षी दलों के कैंडिडेट को टक्कर दे सके, वो कैंडिडेट चाहिए। हल्के फुल्के कैंडिडेट से इस बार उपचुनाव की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये सीधा सीधा संदेश भेज दिया गया। तो अब जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, पिछली बार तो उन्होंने खाना पूर्ति की, जो मनाया उस कैंडिडेट का नाम आगे बढ़ा दिया, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इस बार उनको ढूंढ ढूंढ के अच्छे कैंडिडेट के नाम ही आगे बढ़ाने पड़ेंगे और उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा। और आकाश आनंद जो पार्टी के उत्तराधिकारी बन गए हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही फाइल ऊपर जाएगी, फिर मायावती आखिरी मोहर लगाएंगे। तो इस बार की जो टिकट वितरण की प्रणाली है उसको थोड़ा मजबूत, थोड़ा सुदृढ़ किया गया है। क्योंकि जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था, महज 1 विधायक जीता था बीएसपी का, और जो वोट परसेंट था वो 22% से गिरकर 12 पर आ गया था। इस लोकसभा चुनाव में भी बेहद ख़राब हाल रहे। तो अपनी इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती एकदम एक्टिव हो गई हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों में अब जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं देश में, घट रहे होते हैं, फिर चाहे वो सड़क में हो या फिर संसद में हो, उन सभी मुद्दों पर मायावती अपनी राय रख रही हैं। भले ही ट्वीट के जरिए रख रही हैं, लेकिन ट्वीट करके अपनी इच्छा और अपनी मांग और अपना नज़रिया जनता को बता जरूर देती। तो बहुत परिवर्तन आया है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। अब आप देखेंगे कि बीएसपी में जल्द ही नया परिवर्तन दिखेगा और आने वाले समय में बीएसपी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। भले ही लोकसभा चुनाव में इस बार खाता ना खोला हो, भले ही लोकसभा चुनाव के परिणाम निराशाजनक रहे हों, उसके बावजूद एक बार फिर से पार्टी को उठ खड़ा करने की
मायावती ने ठानी है और पार्टी को बुलंदियों पर ले जाने की ठानी है। वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद को भी टास्क दिए गए हैं। उनको अन्य प्रदेशों में जो उपचुनाव होने हैं, जिन सीटों पर, वहाँ कैंडिडेट ढूंढने के लिए टास्क दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जिन जिन राज्यों में उपचुनाव में मायावती चुनाव लड़ेंगी, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ कैंडिडेट ठोक पीट के तय किए जाएंगे कि उस कैंडिडेट में दम है कि नहीं है। और इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया है, जो पैनल उस कैंडिडेट को परखेगा कि वो सीट पर लड़ने लायक है भी या नहीं। अब हवाबाजी में कोई बात नहीं होगी, सब कुछ धरातल पर नापा जाएगा, धरातल पर या कहीं ज़मीनी स्तर पर देखा जाएगा। दोस्तों, यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें करहल है, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, कटहरी है जो अम्बेडकर नगर में आती है, मिल्कीपुर है जो अयोध्या में आती है, कुंदरकी है जो मुरादाबाद में आती है, खैर है अलीगढ़ में आती है, गाज़ियाबाद सदर है, फूलपुर है जो प्रयागराज में आती है, मीरापुर मुजफ्फरनगर, मजवा मिर्ज़ापुर, सीसा मऊकानपुर विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं जहां पर उपचुनाव होने। तो एक बार फिर से मायावती की पार्टी बीएसपी के लिए एक बार वापसी करने का मौका बना है और जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई उनको सुधारने का मौका मिला है। और यही वजह है कि इस उपचुनाव में बीएसपी अब कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अपनी नई रणनीतियों के तहत अब ये चुनाव लड़ रही है। दरअसल पार्टी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी की साख। अपनी साख को बचाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब यूपी में मायावती की पार्टी का मुकाबला सिर्फ सपा, कांग्रेस या बीजेपी से नहीं, बल्कि चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से भी है, जो दलित वोट बैंक की राजनीति करती है, बहुजनों की आवाज़ उठाती है और ख़ुद को दलितों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी बताती है। अब तो चंद्रशेखर संसद भी पहुंच गए हैं और वहां से वो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो जिस तरह चंद्रशेखर की एएसपी का ग्राफ बढ़ रहा है, वो भी बीएसपी के लिए चिंता का सबब है। इसलिए अब जो है बीएसपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, सपा से नहीं, बल्कि चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी से भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव 2027 होगा, उसमें क्या समीकरण बनेंगे, कैसे हालात बनेंगे, मायावती क्या डिसीजन लेंगी, उस वक्त के मौजूदा हालातों को देखते हुए ये देखने वाली बात होगी। खैर, उपचुनाव में तो मायावती अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। तो दोस्तों, मायावती की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।